हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो हम लोग इस चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 का भी करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप जो चैप्टर 2 है उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि हम यहाँ पे आपको दिखा दें तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा आपके एग्जाम होने तक। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। यानी बॉक्साइट के बारे में पूछा है कि बॉक्साइट जो है वो किस धातु का अयस्क है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए में मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में सोडियम, ऑप्शन सी में एल्युमिनियम और ऑप्शन डी में बेरियम। तो बॉक्साइट जो अयस्क होता है वो आपका कौन से धातु का होता है, तो ये आपका एल्युमिनियम का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट बन जाएगा, ऑप्शन सी को आप सही कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा है कि धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाता है। यानी धातुओं को जब आप खींच करके पतले तार बनाते हैं इस तरीके से, तो ये जो पतले तार खींचे जाने की क्षमता है उसको क्या कहा जाता है। क्या तन्यता कहा जाता है, अभिक्रियाशीलता कहा जाता है, आघातवर्धनीयता कहा जाता है, या चमक कहा जाता है। तो देखिए, तार खींचने की बात करें तो आप तार खींचने की बात में आप सही जो आंसर करेंगे वो तन्यता को करेंगे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, आगे क्वेश्चन में हम उसके जिक्र किए हैं, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में पूछ ले कि धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाई जाए, तो यह गुणधर्म क्या कहलाता है। यानी किसके कारण हम धातुओं को पीट करके चादर बनाते, पतली पतली चादर बनाते। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जहाँ पे बक्सा वगैरह बनते रहता है वहाँ पे आप चादर के रूप में आप देखे होंगे, जो टीन का होता है, एल्युमिनियम का होता है, लोहा का होता है। तो जब हम ये पतले पतले चादर बनाते हैं तो ये चादर बनाने की गुणधर्म क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में तन्यता कहलाता है, अभिक्रियाशीलता कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है, या चमक कहलाता है। तो आप लोग फटाफट से इसका जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, आघातवर्धनीयता। ठीक है, ऑप्शन सी आघातवर्धनीयता। अब यहाँ से बहुत से बच्चों को मन में चल रहा होगा कि सर धातु को पीट करके पतली तार बनाया जाए तो अब हम उसको बोलते हैं तन्यता, और जब इसको चादर बनाई जाए तो इसको बोलते हैं क्या, गुणधर्म। एक ऐसे कैसे हो रहा है, तो आपको याद रखना है कैसे कि अगर हम तार को पीट रहे हैं, ठीक है, अगर धातु को पीट करके तार बना रहे हैं तो तार में आपको याद रखना है तय से इसका आंसर होगा तन्यता। लेकिन आप इसको चादर बना रहे हैं तो चादर में ही सीधे चेंज हो जाता है और वो आघातवर्धनीयता हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन में आप गलत नहीं कर सके इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि धातुओं में सबसे तन्य धातु कौन सी है। तो बताइए फटाफट से कि धातुओं में सबसे तन्य धातु कौन सी है। क्या वो पीतल है, तांबा है, चांदी है, सोना है। तो धातु में सबसे तन्य जो धातु होती है वो आपका सोना होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से सही बनेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो सोना है उसका संकेत बताइए कि सोना का संकेत क्या होता है, किस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। फटाफट से कमेंट में टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि ताप बढ़ने पर धातुओं की तन्यता में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, ताप जैसे बढ़ता है, ताप के मतलब जब आप उसे उष्मा दे रहे हैं, जब आप उसे गर्म कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसकी तन्यता में क्या परिवर्तन आता है। तन्यता बढ़ने लगती है या तन्यता घटने लगती है। तन्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, चारों को अच्छे से ध्यान से देखिए और इसका सही आंसर टिक कीजिए कि ताप बढ़ने पर धातु की तन्यता में क्या परिवर्तन आता है। तो वो आपका तन्यता बढ़ने लगती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है
कि विद्युत तारों में एक अवरोधक पदार्थों की परत चढ़ी होती है, जो निम्न में से कौन सी है। जैसे ही आप विद्युत तार देखे होंगे, जो भी तार हो, कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, तो उसमें एक कवर चढ़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि उससे छूने से लाइन नहीं मारता है। तो वो कॉपर होता है, वो कौन से अवरोधक पदार्थ से बनी होती है, ये आपसे पूछा है। क्या वो जिंक से बनी होती है, ग्रेफाइट से, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है, या सोडियम क्लोराइड से बना होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होने वाला है। पॉलीविनाइल जो क्लोराइड है, उसी के कारण उसी से विद्युत तारों में अवरोधक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। आपको धातु और अधातु दोनों बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो बताइए फटाफट से इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे दिया गया है हीलियम दिया गया है, ऑप्शन बी में बात करें तो गैलियम, ऑप्शन सी में मरकरी, और ऑप्शन डी में मरकरी और सल्फर। यानी सब में दो दो दिया गया है, हमने एक एक ऑप्शन पढ़ा। आप ध्यान से देखिए, गैलियम और आयोडीन की बात किया है, गैलियम और ब्रोमीन की बात किया है, मरकरी और सल्फर की बात किया है। तो बताइए कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फटाफट से आंसर दीजिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। गैलियम और ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलेगी। हथेली पर रखने से पिघलेगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में गैलियम, ऑप्शन बी में रेडियम, ऑप्शन सी में जर्मेनियम, और ऑप्शन डी में कॉपर। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए ही सही होगा, यानी गैलियम ही वो धातु है जिसको आप हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। तो ये भी आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। ये भी ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, आप इसको इजी तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते थे, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाला नहीं था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन आता है 9 नंबर, इसमें देखिए क्या पूछा गया 9 नंबर में कि धातुओं के निम्नलिखित में से कौन सा समूह इतना नरम होता है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। यानी बहुत मुलायम होता है और आप उसे क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शंस की बात कर ले तो ऑप्शन ए में देखिए दिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या इसका सही जवाब होगा? बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका सही आंसर कौन सा बनेगा? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसको आप क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में वह कौन सा ऐसा तत्व है जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है, जिसे किरोसिन में भंडारित किया जाता है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे फास्फोरस और सोडियम को देख करके सही कर लेंगे, सही टिक लगा लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। फास्फोरस और सोडियम ये ऐसा अत्यधिक क्रियाशील धातु नहीं है जिसे आप भंडारित करके किरोसिन में रखते हैं। ये आपका ऑप्शन सी बनने वाला है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जो अब बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है और इन्हें किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, सोडियम को। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, जिसमें पूछा गया है निम्न में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। आपको बताना है कि जो आपको दिया गया है यहाँ पे धातु, तो इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी, सीजियम। बाकी लिथियम, मैग्नीशियम, गैलियम की बात करें तो सीजियम से कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि अयस्क में मौजूद रेत, चूना, चट्टानी पदार्थ जैसी अवांछित मिट्टी की अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। जब आप अयस्क की बात करें तो उसमें आपको ये सारे चीज़ देखने को मिलेगा और ये सभी क्या होते हैं, अशुद्धि होते हैं। तो ये अशुद्धि जब मिला होता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्या गैंग कहा जाता है, धातु कर्म कहा जाता है, रिफाइनरिंग कहा जाता है, या शोधन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर,
जिसमें पूछा गया कि सिनेवार किस धातु का अयस्क है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मरकरी, पारा, सोना, चांदी। तो बताइए सिनेवार किसका अयस्क होता है। तो ये आपका मरकरी का होता है, पारा का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। मरकरी लिखा हुआ मिले या पारा लिखा हुआ मिले, इसी का अयस्क सिनेवार होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिए क्वेश्चंस को कि सल्फाइड अयस्क को हम अधिक वायु की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो इससे जो बने ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। तो परिवर्तन करने की विधि को क्या कहा गया है, जो ऑक्साइड में परिवर्तित होगा तो उस विधि का पूछा है कि उस विधि को क्या कहा जाता है। क्या उसे वर्निंग कहा जाता है, हीटिंग कहा जाता है, रोस्टिंग कहा जाता है या ब्लेजिंग कहा जाता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ से वो ऑप्शन सी बनेगा, रोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा गया है कि रेल की जो पटरियाँ होती है उन्हें जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से रेल पटरिया को जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप रेल की पटरी को जोड़ते हुए देखा होगा तो उसमें किस अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने मन से सही उत्तर दीजिए। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं बताने वाले हैं। क्यों नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बारे क्वेश्चंस को पढ़ाया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा और आप इसका आंसर जरूर से जरूर टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन, स्टील एवं आयरन को जंग से सुरक्षित रखने के लिए कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टील एवं आयरन को जंग से सुरक्षित रखने के लिए कौन सी धातु चढ़ाई जाती है। अल्युमिनियम, जिंक, तांबा, टीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, जिंक धातु की, या कहीं कहीं इसका नाम जस्ता भी कर दिया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन आएगा, आप देखिए यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर बन सकता है। तो चलिए फटाफट से हम आते हैं क्वेश्चंस पे और आप लोग सही करने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, जिसमें पूछा गया है निम्न में से किस धातु के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील प्राप्त किया जाता है। वो कौन सी धातु है जिसको आप मिलाएंगे तो स्टेनलेस स्टील मिलेगा। अल्युमिनियम और क्रोमियम को मिलाएंगे, जिंक और सिल्वर को, निकल और क्रोमियम को, टीन और जस्ता को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो ये आपका ऑप्शन सी बनेगा। निकल और क्रोमियम को जब आप मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक समांगी धातु के मिश्रण मिलाएंगे, क्या उसे यौगिक कहा जाएगा, बहुलक कहा जाएगा, मिश्र धातु कहा जाएगा या रेशा कहा जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ये आपका मिश्र धातु बन जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे मिश्र धातु को सही करिए। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हम लोगों का 19 नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है पित्तल किस धातु का मिश्रण है। बताइए फटाफट से, पित्तल किस धातु का मिश्रण है। क्या वो तांबा और जस्ता का है, जिंक और सिल्वर का है, निकल और क्रोमियम का है या टीन और जस्ता का है। तो जो पित्तल है वो आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, जिसमें पूछा गया है चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वे वायु में खाली जगह से अभिक्रिया करती हैं। यानी वायु में किससे अभिक्रिया करती हैं जिसके कारण वो काली पड़ जाती हैं। क्या नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, सल्फर से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो 20 नंबर का सही आंसर कौन सा बनेगा, आपका ऑप्शन सी सल्फर बन जाएगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी सल्फर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। क्या कहलाता है, फटाफट से बताइए। जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग कर देता है, उसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आपको बताने हैं।
तो चलिए इसका क्या सही जवाब होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या उसको विद्युत ऋणात्मक कहा जाता है, विद्युत धनात्मक कहा जाता है, रेडियो सक्रिय कहा जाता है या उपधातु कहा जाता है। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है उसको ऑप्शन बी यानी विद्युत धनात्मक कहा जाता है, और जो ले ले उसको क्या कहा जाएगा, विद्युत ऋणात्मक। दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है, यानी पीतल क्या है, एक धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या यौगिक है। तो पीतल आपका क्या बन जाएगा, मिश्र धातु बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ से सही बनेगा, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 23, जिसमें पूछा गया है कि जस्ता का अयस्क क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जस्ता के बारे में पूछा है। हेमेटाइट होगा, जिप्सम होगा, जिंक ब्लेंड होगा या मैलेकाइट होगा। तो जस्ता का जो अयस्क होगा वो आपका जिंक ब्लेंड हो जाएगा। ऑप्शन सी सही बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट बनेगा, जिंक ब्लेंड। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है वह कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। और सभी को पता होना चाहिए कि अम्लराज जो है ये एक्वा रेजिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एक्वा रेजिया को कहा जाता है, जिसका अगर अनुपात देखें तो 3:1 होता है। आपको पता भी होगा कि एक्वा रेजिया में कौन कौन से अम्ल मिले होते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्वा रेजिया में कौन कौन से अम्ल मिले होते हैं। फटाफट से इसका आंसर टाइप कीजिए। ठीक है, फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आप लोग टाइप कीजिए कि क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चंस पे। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है वो आपका 25 नंबर है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती हैं। क्या जब आप विद्युत लेपन करते हैं तब मजबूत हो जाती हैं, शोधन करते हैं तो मिश्र धातु में उसे परिवर्तन कर देते हैं, या निस्तापन में। तो देखिए कोई भी धातु अधिक मजबूत कब हो जाता है, जब आप उसमें मिश्र धातु मिला देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो जो लौह स्तंभ बना है, ठीक है, जो लौह स्तंभ बना है, ठीक है, ये जो लौह स्तंभ है ये भी मिश्र धातु का ही बना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही होगा। उसी तरीके से अगर हम रेल की पटरी की बात करें तो रेल की पटरी में भी वही चीज़ है, वो लोहा का नहीं होता है। देखने में भले लोहा की तरह लगे लेकिन वो स्टेनलेस स्टील होता है, आप सभी को पता भी होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन का साझा होने पर कौन सा बंध बनता है। ध्यान रखिए, दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा बंधन बनेगा। एकल बंधन बनेगा, द्विबंधन बनेगा, त्रिबंध बनेगा या संयोजी बनेगा। तो देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है तो ये आपका द्विबंध बनेगा, और ऑप्शन बी यहाँ से सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए कि निम्नलिखित में वो कौन सी धातु है जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या वो सोना होगा, सोडियम होगा, लोहा होगा या तांबा होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सोना पे वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो अब बढ़ते हैं, अगर बाकी की बात करें तो सोडियम को अगर आप खुला छोड़ देंगे तो आग ही लग जाएगा। तांबा में लोहा की बात करें तो इसमें जंग लग जाता है, और तांबा में परत चढ़ जाता है काले रंग की। तो बाकी की अगर सोना की बात करें तो इसमें कोई वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन अणु में बंधनों की संख्या कितनी होती है। नाइट्रोजन अणु में बंधनों की संख्या कितनी होती है। बंधन तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 3 बंधन है नाइट्रोजन अणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप कौन सा बंधन बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो कौन सा बंधन बनता है। क्या आयनिक बंधन बनता है, रासायनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, आयनिक बंधन बनता है जब आप एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, भेजना या वापस आना।
ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस विधि द्वारा धातुओं के संक्षारण को रोका जा सकता है। रंगाई करके आप रोक सकते हैं, मिश्र धातु में परिवर्तित करके रोक सकते हैं, विद्युत लेपन में कर सकते हैं, या इनमें सभी में कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे तो हम आपको बताने वाले ही हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन डी बनेगा, यानी इनमें सभी के द्वारा आप संक्षारण को रोक सकते हैं। तो आज का सीरीज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।